हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा न्यूक्लियाई। ठीक है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 13 है सेकंड फिजिक्स के अंदर। अभी तक आपने सेकंड फिजिक्स में 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, जिनमें आप ये देख सकते हो चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 कौन सा है? रे ऑप्टिक्स, जिसके अंदर आप लाइट के पाथ को ट्रेस करते हो और लाइट के पाथ के बारे में डिस्कस करते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10। ये आपके पास था वेव ऑप्टिक्स। लाइट को हम वेव नेचर के अंदर डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि जब रे के बारे में डिस्कस करते हैं तो लाइट की रे प्रॉपर्टीज है, जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, वो कुछ मीटर तक, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम उसको एज ए पाथ फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, उसको स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो सही नहीं होगी, वो गलत आ सकती है, उसमें वेरिएशंस आएंगे। इसलिए हम लाइट को क्या है, यहां पर जिसको हम रे ऑप्टिक्स कह रहे थे, उसको हम यहां पर वेव ऑप्टिक्स, लाइट के वेव नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 11। ये दोनों चैप्टर हमने क्लासरूम में किए थे। ठीक है, ये आपको भी पता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो आ रहा है, 11 चैप्टर में क्या होता है? ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर की और रेडिएशन क्या हो गई यहां पर? वेव्स। आप इसको ईएम वेव्स बोल सकते हो, क्योंकि लाइट भी तो एक टाइप की ईएम वेव्स ही है। ठीक है, तो ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मटेरियल, इन दोनों की क्या होती है? ड्वेल नेचर होती है। ठीक है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कई बार तो अधिकांश टाइम तो वेव नेचर में होती है, और साथ ही साथ वो पार्टिकल के लिए भी वर्क करती है, पार्टिकल नेचर में भी वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे इसमें जो हमें ये बताते हैं। वेव को पार्टिकल नेचर में एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और उसके बाद था हमारे पास मैटर। मैटर भी क्या होता है? पार्टिकल नेचर तो रखता ही है और साथ ही साथ वेव नेचर भी रखता है। पार्टिकल, जैसे आप भी तो एक पार्टिकल की तरह ही हो, आप भी एक बॉडी हो, लेकिन आप बॉडी की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हो और आपकी सेम टाइम पर वेव नेचर भी होती है। ठीक है, लेकिन आपका जो वेवलेंथ है, आप वेव की तरह दिखाई नहीं देते। उसका रीजन ये है कि आपकी जो वेवलेंथ है, जिसको आप लैम्डा कहते हो, वो नियरली टेंड्स टू कितनी होती है? 0, बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आप अपनी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो तो ये आती है लगभग 10⁻⁻38 मीटर। और इतने छोटे डिस्टेंस को हम किसी भी मेथड से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप अपनी जगह, आपको खुद को छोड़ दो, आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जब डिस्कशन करते हैं तो इसकी वेवलेंथ होती है लगभग 10⁻⁹ मीटर या 10⁻10 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, अब होने को तो ये वेवलेंथ भी क्या है? काफी छोटी है, ये भी बहुत छोटी है, लेकिन इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, इन सब के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन की इस वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है, और साइंटिस्ट ने की भी है, जिसको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था उसके हेल्प से आपने 11 चैप्टर को कंप्लीट किया था। उस टाइम पर ये आपने किया भी था, वहां पर आपने डिस्कस भी किया था। तो ये आपका 11 चैप्टर का पार्ट था। ठीक है, फिर हम आए थे कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था एटम्स। एटम्स, आप इसको ये भी कह सकते हो, जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो इसी एटम को आप एटॉमिक फिजिक्स के नाम से पढ़ोगे। ठीक है, किसके नाम से पढ़ोगे? एटॉमिक फिजिक्स के नाम से। और ये जो पार्ट ना 11th चैप्टर से लेकर आगे का जो पार्ट है, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, अभी हम 13 चैप्टर करेंगे आज, इसके बाद 14 चैप्टर आएगा, ये मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स,
आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सब जो चैप्टर्स थे, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर थे, वो आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक्स ये दोनों उसमें उसके अंदर इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनामिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायनामिक्स है, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, उसको डिस्कशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर 7 तक हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहले जो 2 चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, उसके बाद 3rd चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 4th चैप्टर उसी इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में है, 5th चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, और वो भी किसके कारण, मैग्नेटिक मटेरियल के कारण, ठीक है। कितने टाइप के सब्सटेंस है मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, और उनकी बिहेवियर कैसे कैसे हैं, क्यों वो बनते हैं, कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे उनका बिहेवियर होता है, वो हम 5th चैप्टर में किया था हमने, और उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसके बाद 6th चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। जैसे आपने 4th चैप्टर में ये डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हो। और जब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरेट कर रहे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हो तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। वो हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया था, और 7 में हमने अल्टरनेटिंग करंट, सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कशन किया था, जहां पे पोलैरिटी जो है टर्मिनल्स की वो अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है। इस टाइप के डिस्कशन को हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 में डिस्कशन किया था, ठीक है। फिर हमारे पास आया था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, ईएम वेव्स था, ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर अपने अगर पूरी फिजिक्स की बात करें, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिला करके, ठीक है, तो फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 to 7 और 8, ये 8 चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट में थे, और चैप्टर नंबर 9 and 10 ये फिजिक्स सेकंड में। ये कंप्लीट जो पार्ट था ना, ये था किसका, क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट था। किसका पार्ट था, क्लासिकल फिजिक्स का, कि इसको हम बहुत सारे सालों से पढ़ते आ रहे हैं, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से हम इसका डिस्कशन करते हैं, 300-400 साल तो हम इसको हिस्ट्री में ही पढ़ते हुए हो गए, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की हिस्ट्री देखते हैं तो ये सब जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे, इनको लगभग 300 से 400 ईयर्स तक हो गए। इवन कुछ जो पार्ट है जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स जो है ना, रे ऑप्टिक्स है, इसको हम और भी पहले से डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जब से एरिस्टोटल का जब से नाम आता है, तो एरिस्टोटल कौन था, जो अलेक्जेंडर था उसका, वहां पर उसके एरा में वो साइंटिस्ट था, उसका सलाहकार था, ठीक है ना। तो उस टाइम से हम इनको डिस्कशन करते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि उस टाइम पर इनका डिस्कशन एक थ्योरेटिकल बेस पे हुआ करता था, एजम्पशन बेस पे हुआ करता था, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस स्टार्ट करना बहुत लेट स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। इसमें जितना भी आप सब कुछ स्टडी करते हो, या तो आप उनको देख पाते हो या आप उनको महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रेजेंस, क्या फिजिकल प्रेजेंस, ये आप महसूस कर सकते हो, इनकी फिजिकल प्रेजेंस आपको पता चलती है, ओके। आप इनको महसूस कर दोगे, देख पाओगे। लेकिन अगर हम इसके आगे की बात करें, चैप्टर नंबर 10 यहां से पूरा हो गया ना, इसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, पहले 15 चैप्टर था, अभी ये नहीं है, इसको मैं बात नहीं करूंगा इसलिए आपसे। ये जो 4 चैप्टर आपके, ये किसके पार्ट है, ये मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है, ठीक है। इनकी जो स्टडीज है वो रिसेंटली स्टार्ट हुई है। रिसेंटली तो हम ये नहीं कह सकते 2-4 साल 5 साल में स्टार्ट हुई है, इनकी स्टडीज को स्टार्ट हुए नियरली 100 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। 100 ईयर, जैसे एटम की अगर बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो इसको लगभग 100 या 125 यानी 125 या 100 साल हुए हैं इनको, ठीक है, एटम्स को। इसके अलावा जो ड्यूअल नेचर है, इसको 50 ईयर्स के आसपास हुए हैं। न्यूक्लियाई है, इसको लगभग 60-70 ईयर्स हुए हैं। तो ये सब बातें आपके इस मॉडर्न फिजिक्स की बातें हैं,
मॉडर्न फिजिक्स में आती है। इनमें आपको पता है कि ये एग्जिस्ट करती है, इनको आप फिजिकल प्रोसेस या आप जो बड़े स्कोप्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनसे आप मेजर तो कर पाते हो, इनको देख नहीं पाते, लेकिन इनको आप फील नहीं कर पाते डायरेक्ट, लेकिन ये होती है। ठीक है, इसीलिए तो इतना सब कुछ फिनोमिना चलता है। ठीक है, एटॉमिक बम जो है उसको आप न्यूक्लियर बम बोलते हो, तो न्यूक्लियर बम वो भी एग्जिस्ट करता है, जब फटता है तो पता चलता है। दो जो बहुत बड़ी सिटी है उस टाइम की, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान की बहुत डेवलप्ड सिटी थी उस टाइम पे। अगर वो आज भी एग्जिस्ट करती तो शायद वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटीज में से एक होती आज भी। ठीक है, क्योंकि जापान तो ऑलरेडी इतना डेवलप कंट्री है, उसके इतना सब कुछ गंवाने के बाद में भी इतना अच्छा उसने डेवलपमेंट किया है, इसलिए। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम ये 4 चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर हम अभी स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 14, जो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका नाम सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये अगले चैप्टर का नाम होगा। तो ये सारा किसका है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। 11th क्लास में आपने जितनी फिजिक्स पढ़ी थी, मैकेनिक्स मान लो, ग्रेविटेशन मान लो, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, ऑसिलेशंस, ये सभी जो पार्ट थे वो भी क्या थे, क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट थे। इनको डिस्कशन करते हुए भी, इनको स्टडी करते हुए भी लगभग हमें 300 to 400 500 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम ये सब बातें नहीं कर करके हम अपना आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, चलो, तो हम आगे बात कर रहे हैं आज न्यूक्लियस की, जो अपना 13 चैप्टर है। और न्यूक्लियस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर फिनोमेना दिमाग में आया होगा। अगर आया है तो उसको नोट कीजिए सबसे पहले खुद से, और उसके बाद मैच कीजिए कि मैं जो बता रहा हूं सेम वही था क्या, या उसमें कुछ चेंजेस थे। ठीक है, पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और ये न्यूक्लियस कैसे, स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी। ठीक है, देखो, न्यूक्लियस। ठीक है, आपने सबसे पहले लास्ट चैप्टर में अगर हम इसकी बात करें तो आपने एटम पढ़ा था। ठीक है, एटम के अंदर क्या था, एटम के अंदर 3 पार्टिकल थे। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो एटम का जो पुराने लोग जो डेफिनेशन देते हैं तो वो तो ये देते हैं कि एटम एक ऐसा पार्ट है जो अनब्रेकेबल है, इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। अनब्रेकेबल है ये हम मानते हैं, लेकिन यहां पर भी ये भी कई पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला जो पार्टिकल है वो होता है इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर होता है प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करता है, ऑर्बिट्स में, ये ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो लगातार रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट्स के अंदर ये लगातार रिवॉल्व करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन एक एटम के अंदर बहुत छोटा सा एक सेंटर में पार्ट होता है, सेंटर में बहुत छोटा सा पार्ट होता है, क्या है, ये प्लस पॉजिटिव पार्ट है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस पूरे एटम का, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो गए, पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट मास भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नियरली होल पॉजिटिव चार्ज, एंड मोस्ट ऑफ द मास एग्जिस्ट कर रहा है, वो पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, तो इसको आप सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हो, इट इज द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इन विच whole positive charge and most of the mass of atom
concentrated is known as a nucleus. Okay, फिर से सुन लो. It is the centermost part of an atom in which whole positive charge and most of the mass concentrated is known as a nucleus. ओके, ये आपका न्यूक्लियस की बात हो गई, न्यूक्लियस की डेफिनेशन हो गई. अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस भी किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या न्यूक्लियस की साइज भी कैसे होती है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो जनरल डिस्कशन है ना, मैं वो करूंगा आपके साथ, जो आपने शायद अभी तक किया हुआ होगा, लेकिन आपको याद नहीं है, ये मुझे पता है. कैसे? देखो, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब कौन है यहां पे? यहां पर प्रोटॉन्स है. ठीक है, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों से मिलकर बना होता है. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना जो भी सब्सटेंस होता है वो क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस क्या होता है? ये प्रोटॉन्स क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं. इसलिए आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल. न्यूट्रल मींस जीरो, तो पॉजिटिव प्लस जीरो मींस पॉजिटिव. तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर. ठीक है, हमेशा ध्यान रखोगे इस बात का. अब इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में आ जाता है. ठीक है, प्रोटॉन्स का जो टोटल नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू होता है Z. इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फिर होता है न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से. वैसे ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैपिटल N वाला, लेकिन हमने फिर भी मान लिया ये N से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन दोनों का आप सम कर दोगे, तो सम करने पर क्या होगा? आप ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किससे? A से. ठीक है, तो जब आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया तो अब इसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ nucleus is equals to what? Representation of nucleus will be, suppose x कोई न्यूक्लियस है जो x से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी x एलिमेंट का न्यूक्लियस है. जैसे आपने लिख दिया हाइड्रोजन एलिमेंट का न्यूक्लियस है तो H लिख दिया. वैसे ही कोई भी सिंपल एक जनरल हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, x न्यूक्लियस का एलिमेंट है, एलिमेंट का न्यूक्लियस है, तो इसको x Z A इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, क्या हो गया? x इज ए एलिमेंट. ओके, जो भी न्यूक्लियस होगा उसका एलिमेंट जो है, मेन एलिमेंट है वो x. एटॉमिक नंबर जो उसका, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, उसको आप नीचे लगा दोगे. और उसका मास नंबर क्या होता है? A, उसको आप ऊपर लगा दो. एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है. इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, ये भी स्टैंडर्ड ही है, XZ A. ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है ना, तो ये आपके पास दोनों ही तरीके हो गए कि आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी न्यूक्लियस को. ठीक है, XZA और XZA दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से. अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. सपोज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन का नंबर कितना होता है? 1 होता है. न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है? नहीं होता है, 0 होता है. तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लेते हो 1H1. इसको बोलते हैं प्रोटियम. ओके, ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है इसको बोलते हैं प्रोटियम. लेकिन हाइड्रोजन में एक ऐसा भी होता है
जिसमें प्रोटॉन भी एक होता है और न्यूट्रॉन भी एक होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 + 1 2, तो P की वैल्यू, Z की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और A की वैल्यू कितनी हो गई P + N ये हो गई, और यहां पर Z की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। ठीक है, तो ये क्या, देखो आप ये देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए 1 हो गए Z की वैल्यू। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हो गए, यहां पे 1 हो गया। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे 1 + 1, तो A कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लिख दोगे जो दूसरा वाला इसका टाइप है वो हो गया 1H2, ये हो गया 1H2, इसको बोलते ड्यूटीरियम, ये प्रोटियम ये ड्यूटीरियम। इसके बाद है हमारे पास इसका थर्ड टाइप, एक और टाइप का होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं, केवल एक। प्रोटॉन्स हमेशा एक टाइप के न्यूक्लियस में हमेशा सेम होंगे। ठीक है, दूसरा आ गया न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर कितना हो गया न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर 3। ठीक है, अगर आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रोटॉन कितने हो गए 1 हो गया, न्यूट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए, टोटल मिलाकर कितने हो गए 3 हो गए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1H3, इसको बोला जाता है ट्रीटियम। प्रोटियम इसको एक जनरल हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम, और लास्ट में कौन है ट्रीटियम। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन है, और ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन के लिए हम इतना एक छोटा सा पार्टी किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का जो अदर फिनोमेना, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, आइसोटॉप्स, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।